हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और जैसे आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने अपने सभी ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स के लिए जो नोटिफिकेशन है, डेट है, एग्जाम डेट, वो रिवील कर दी है। आप सभी को पता है। ओके वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर बात करने वाले हैं आपके जेकेपीएसआई की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेकेपीएसआई का पेपर जो है वो मार्च 10 से लेकर 20 के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो इस चीज को देखते हुए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूं मैं, एंड आई होप ये स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के काम आएगी। मैं बहुत सारे लोग क्यों कह रहा हूं, सभी के लिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमेशा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम जेकेपीएसआई के पेपर दिए थे, अच्छा स्कोर किया, ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए नहीं होगी। मेरी स्ट्रेटेजी है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो या तो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, या वो लोग जो पिछले 1 या 2 ईयर से जेकेएसएसबी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी तक पैटर्न को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आप बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो लेने वाले हो। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए हमने फ्री टेस्ट जो है वो अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है हमारे, ये देखो आप ऐप जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे इस टाइम पे कम से कम हमने 21 टेस्ट जो है वो अपडेट कर दिए हैं। टेस्ट दोनों रहेंगे, जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस एसआईस, इन सभी के लिए हम अपडेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ साथ हम आपको पिछले लास्ट 2021 का जो जितना भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अराउंड 700 प्लस एमसीक्यूज जो हैं इन अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, वो भी हम आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और वो पीडीएफ भी आपको यही हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे मिलेगी। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर जेकेपीएसआई। ऑलराइट, पहले मैं इसको डियर, जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें, आज कम से कम आई थिंक 4 है, राइट? तो आपके पास ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 30 प्लस डेज है, 30 प्लस डेज है, राइट, जेकेपीएसआई के लिए। देखिए, ये है आप लोगों का सिलेबस, ये है आप लोगों का सिलेबस, और अगर आप सिलेबस की तरफ नजर मारोगे ना तो सिलेबस को इन्होंने इस तरह से मतलब बनाया है, रिप्रेजेंट किया है, जिसमें एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कंफ्यूजन। एक नया फ्रेशर और जो 1-2 साल से जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, डिफरेंट चैनल्स को फॉलो कर रहा है, यकीन मानिए वो जब भी सिलेबस को देखेगा वो पजल हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी आप सिलेबस देख रहे हो ना, दिस इज, यू कैन से कि एसएससी का कॉम्बिनेशन, उसके बाद हाँ एक बहुत कॉमन चीज वो ये कि पीएससी का जो प्री रहता है वो इस तरह से सिलेबस वो बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूंगा और उसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजी पे फॉलो करेंगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये, तो फर्स्ट टॉपिक आपका नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये तो करंट अफेयर के अंदर आ जाता है, करंट प्लस स्टैटिक्स, इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और स्टैटिक्स का भी, स्टैटिक्स जनरल नॉलेज का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, ये खत्म। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहीं पे कंफ्यूज मतलब एक रिवील करता है, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आता है, लेकिन यहां पर आपको इंडियन हिस्ट्री बोला है तो मतलब आपको एंशियंट, मिडिवल इंडिया और सॉरी मॉडर्न तीनों करनी है। अभी तक जो हमें फॉलो कर रहे हैं बच्चे, हमें जो फॉलो कर रहे हैं बच्चे, उन सभी को अगर मैं बताऊं कि हमने एंशियंट खत्म कर दी है, उसके बाद हम मेडिवल हमने स्टार्ट कर दी है और मॉडर्न हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि खत्म करने पे आए हैं हम। लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिकली सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि एज अ होल लेके चल रहा हूं, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है वो लेके चल रहा हूं। बट उससे पहले आपको ये एक बार दिखाना चाहता हूं सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस स्ट्रेटेजी मतलब सिलेबस से ही स्ट्रेटेजी बनती है। ओके, देखो
यहाँ अगर आप देखो तो पूरी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यहाँ पे पॉलिटी आ जाता है, यहाँ पे ज्योग्राफी आपको आ जाता है वर्ल्ड और इंडिया का, ठीक है। जन की रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में भी ये था, पंचायत अकाउंट सिस्टम में भी ये टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आपका इकोनॉमी पोर्शन के अंदर आ जाता है, और इसमें से कुछ पोर्शन थे जो पंचायत अकाउंट सिस्टम में भी थे, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये ईवीएस का पोर्शन है, ईवीएस पोर्शन ये आपका फाइनेंस और पंचायत दोनों में था ये टॉपिक। जनरल इंग्लिश हर जगह पे हर बार पेपर्स में होती है, नो डाउट। उसके बाद जनरल साइंस, साइंस वही रहेगी जो आपको पंचायत में आई है, और जो फाइनेंस में थी जो हमने करवाई है आप सभी को, उसी में से क्वेश्चन, ज्यादा बाहर से कुछ नहीं होगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम हो जेके एसएसबी का कंप्यूटर आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको सिलेबस नहीं करवा रहा, बट आपको ये करवा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेंटल एबिलिटी आपका रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, तो इट मीन्स कि जितने भी टॉपिक्स रहते हैं जेके एसएसबी में, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो सारे आपको करने हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी, ठीक है। ये दोनों लॉजिकल इलॉजिकल मतलब दोनों आपको जो रीजनिंग है वो उसमें अपडेट होगी। उसके बाद आता है आपका बेसिक न्यूमेरिसी, मतलब कि अर्थमेटिक, और उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सटर्नल डाटा इंटरप्रिटेशन, डीए। बेसिकली ये बैंकिंग में बहुत ज्यादा कॉमन है, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो आपको भी पूछा गया। वेल उसका लेवल उस तरह का नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी लेवल होगा। डीए इतनी ज्यादा टफ नहीं होती, इट्स वेरी इजी, ठीक है। लेकिन इसको आने के लिए, इसको करने के लिए आपको कम से कम अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आना चाहिए। आपको प्रॉफिट लॉस, आपको रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद आपको एवरेज, देन उसके बाद सीआईएसआई, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्बिनेशंस होता है सभी टॉपिक्स का। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर हमने जो चीज देखी वो है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जो हमने कॉमन देखा वो था साइंस। उसके बाद जो हमने कॉमन देखा वो था कंप्यूटर, सॉरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने देखा वो था रीजनिंग, सॉरी वो था रीजनिंग। उसके बाद देखा हमने मैथ्स। उसके बाद हमने देखा इसमें हिस्ट्री। उसके बाद देखा हमने ज्योग्राफी, देन हमने देखा इकोनॉमी। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे, हाँ ईवीएस भी, ठीक है। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और देखिए जो बच्चे फ्रेशर्स हैं या 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंग्लिश आप पढ़ते हो, ठीक है, इसकी आपको थोड़ी ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों इग्नोर करता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि चलो इंग्लिश में नंबर आ जाएंगे, बट मैक्सिमम लोगों के इंग्लिश में नंबर जो है एवरेज आते हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं मान सकता हूं कि आपको पता है चीजों का, ठीक है। आप आराम से, अगर आप डेली का 1 टॉपिक आप आराम से खत्म कर सकते हो। इसके टोटल टॉपिक्स अगर आप चेकआउट करोगे 7 से 10 टॉपिक लगा लो आप, जो टोटल होंगे, मतलब कि 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जेकेएसएसबी की 1 साल से तैयारी कर रहे हो, ये पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर हुआ होगा, यकीन मानिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। साइंस ऑब्वियसली आपने जो 10th तक पढ़ी है वही होगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। और हमने साइंस मतलब लास्ट पंचायत की बात करें और अभी की जो बात करें, हमने मैक्सिमम कंटेंट अपडेट किया है, और अगर किसी बच्चे ने वो फॉलो किया है, आपको एक चीज बताऊं, हमने जो साइंस आपको करवाया है ना कोर्सेज में, लास्ट जैसे का जो पेपर हुआ उसमें से 20 में से 18 क्वेश्चंस हमने जो पढ़ाया था वो आए थे। हालांकि ये चीजें हम बोलते नहीं है यूट्यूब पे, जैसे बाकी लोग बताते हैं, कि बच्चों ने खुद हमें बोला कि सर हमने आपसे जो पढ़ी हुई थी साइंस, उसमें 18 क्वेश्चन, 20 में से 18 क्वेश्चन हमने किए उसमें, ठीक है। तो साइंस की तो टेंशन खत्म, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली कराइए, ना ज्यादा ना कम, सिर्फ उतना कि आप आराम से पढ़ सको। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर किसी को ये पढ़ना ही पड़ता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। उसके बाद रीजनिंग में जेकेएसएस में मैक्सिमम बच्चे मतलब उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चों के अच्छा होता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिहार पे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग, एसएससी या जेकेएसएस भी कोई भी हो, ठीक है। लड़कियों को मैथ्स में बड़ा इशू होता है, ऑलराइट।
उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ईवीएस रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्लान की। बेसिकली प्लान क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। मैं इसको 1 मिनट रब कर लेता हूं। अब हम बात करते हैं कि 30 डेज का हमारा जो प्लान है वो क्या होगा। देखो, आप सभी को एक चीज बता दूं कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ना, तो पास होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, 100% की बात कर रहा हूं, तो आपको पास होने के लिए अगर आपके 70 to 80% है ना, मतलब एवरेज की बात कर रहा हूं, तो आप लिस्ट में इन हो जाओगे। यकीन मानिए 100 में से 80 नंबर, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 120 में से जिन बच्चों के 90, 92, 93 आए थे वो टॉप लिस्ट पे थे। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 100% 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 में से किसी बच्चे के अगर 70 और 80 के बीच में क्वेश्चंस सही होते हैं तो वो बंदा सिलेक्शन लिस्ट में है। राइट, अब इन 100 नंबर को डिवाइड करने, मतलब किस तरह से एग्जाम में इसका डिवीजन हुआ होता है, सुने। 100 मार्क्स अगर क्वेश्चन है, सपोज करिए 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में है, तो इसमें से 100 में से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक्स होंगे। उसके बाद के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 1 मिनट, सौ में से जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद के जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन बच्चों ने बुक्स को खोला है और टॉपिक्स को पढ़ा है। मैं इन बेसिक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जितना भी ये सिलेबस है, कोई भी सिलेबस हो एग्जाम के लिए, वो सारे का सारा 10th और 12th लेवल का होता है, उससे ऊपर नहीं होता। ठीक है, 10 से 12th लेवल का होता है। तो ये जो 50 मार्क्स है ना, बेसिकली 50 नंबर, ये वही बेसिक है। अगर किसी बच्चे ने स्कूल में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो आराम से ये ला। देखो, मैं नलायकों की बात नहीं कर रहा, उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये 50 नंबर ऐसे होते हैं जो बेसिक्स होते हैं। अगर किसी ने 1857 पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको 9th-10th में मिलेगा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स अगर आपने पढ़ा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपको 10th में, उसके बाद जिन बच्चों ने हिस्ट्री रखी है वो आराम से पढ़ते हैं। कंप्यूटर जेकेएसएसबी के लिए जो बच्चा आता है ऑब्वियसली पढ़ा होता है उसने। उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे बच्चा कॉम्पिटेटिव में पावर रखता है तो ये उसके प्राइम सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन चीजों को नजर में रखते हुए मैं आपको कह सकता हूं कि 100 में से जो पहले 50 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कोई भी इसको आराम से कर सकता है। तभी आपने बहुत बार से सुना होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में बात की जाती है कि यार मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था लेकिन मेरे 50 नंबर आ गए, मेरे 40 नंबर आ गए। राइट, तो ये 40-50 नंबर बेसिकली वो बेसिक नंबर होते हैं जो आपको मतलब बोर्ड ने खुद जानबूझ के डाले होते हैं। और उसके बाद आता है 30 नंबर, ये वाले 30 नंबर। और ये 30 नंबर बेसिकली उनको आते हैं जिन्होंने बुक्स को खोला होता है। ठीक, और यही वो 30 नंबर हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट के जो 20 नंबर है ना, ये सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए डाले होते हैं, सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए। इसका सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं, इन 20 नंबर का सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं। बट प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इस 20 नंबर पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो 20 नंबर है ये आता है एडवांस में, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में पहुंच जाता है। और बच्चों को लगता है कि अगर हम एडवांस लेवल का पढ़ेंगे तो हमें बेसिक और मॉडरेट तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि बेसिक जो आता है वो आता है आपके 50 और जो 30 मार्क्स होते हैं ये होता है आपके मॉडरेट का, और ये आ जाता है आपका एडवांस में। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम एडवांस पढ़ेंगे, बेसिक और मॉडरेट हमारा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यही पे वो मार्क आ जाते हैं। यही वो रीजन है कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बहुत तैयारियां करते हैं बट एटलीस्ट उनका पेपर पास नहीं होता एट द एंड। सॉरी, उनका एट द एंड पेपर पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इन्हीं चीजों में उलझे हुए रह जाते हैं। सो माय डियर, मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है, मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि भाई पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि जितना भी सिलेबस आपको दिया गया है आपको सारे का सारा सिलेबस पढ़ना है।
लेकिन इसको इस तरह से पढ़ना है कि आप इसका सिर्फ बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल वो ही कवर करो। आप सिर्फ बेसिक टू मॉडरेट लेवल ही कवर करो, इसके एडवांस में जाने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, और यकीन मानो बहुत सारे बच्चे जो होंगे, चाहे वो नए हों चाहे वो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, उनका बेसिक्स आराम से हुआ होगा। इंग्लिश उनको आती होगी, कंप्यूटर उनको आता होगा, रीजनिंग उनको थोड़ी बहुत आती होगी, इकोनॉमी उन्होंने पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री भी उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ी होगी, मतलब थोड़ा 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 उनको सारा आता होगा बेसिक। तो आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को आपने पढ़ के जाना है। सिंपल, किसी के बीच में नहीं घुसना। इस फर्स्ट 30 दिनों में आपने जितने भी टॉपिक्स हैं, जेके एसएसबी एसआई में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में, ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए विदाउट गोइंग डीप इनटू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। देखो, मेरी स्ट्रेटेजी है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, ठीक है, और उनके लिए जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, अब मेरी जो ये, और हाँ एक चीज और बता दूं, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सपोज करो आप नए हो, सिर्फ 30 दिन की बता रहा हूं। ऐसे मत इसको कंपेयर कर देना कि मैं सलाह दे रहा हूं उस चीज के लिए कि कैसे क्रैक होगा, क्योंकि कोई भी चीज की जो सक्सेस है वो उसके टाइम पे टिकी है, टाइम के मैनेजमेंट पे टिकी है। और हमने टाइम लिया है 30 डेज। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो 30 दिनों में आप कैसे इसको कॉप अप कर सकते हो, एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे डाल सकते हो, वो आपको बता रहा हूं। ऑलराइट, तो कंफ्यूज मत होना कि मैं जो चीजें कह रहा हूं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ा होगा उनके लिए तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं। उनको तो सिर्फ रिवाइज करना, आप कीप कंटिन्यू रिवीजन, आपका आराम से हो जाएगा। देखो, जितने भी बच्चे फ्रेशर और 1 या 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका बेसिक्स ऑलरेडी होगा, बट आपको हर टॉपिक का मॉडल लेवल पे जाना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक के एडवांस में घुसना ही नहीं है आपको, बस इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये कि आपको जितने भी ये टॉपिक्स दिए हैं ना, इनको सभी टॉपिक्स को आपको करके जाना। आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। हाँ, कोई चीज बहुत टफ है, आप उसका बेसिक करो, सिर्फ उसके मॉडरेट में मत जाओ, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके 50 मार्क्स कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, और जो 30 मार्क्स होंगे मॉडर्न लेवल के होंगे। और अगर आप इन दोनों पे अच्छी कमांड बना लेते हो तो आपकी सीट आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी कुछ स्ट्रेटेजी थी जो मुझे आपको बतानी थी, आपको क्या फॉलो करना है, सो दैट कि आप आराम से तैयारी स्टार्ट कर सको। देखो, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि मेरे पास 30 दिन है, तो आपको करना क्या है, हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आप लिख लीजिए, कितने कितने टॉपिक है, और फिर आप ये देख लीजिए मुझे एक दिन में मुझे कितने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। और इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके टॉपिक लिख लीजिए, और आप देखिए कि लास्ट, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 25-30 टॉपिक्स होंगे, ऐसा तो है नहीं है। ऑब्वियसली 15-16 या ज्यादा से ज्यादा 20 टॉपिक। तो एक दिन में अगर आप एक टॉपिक भी खत्म करते हो, सो दैट कि आप 20 से 25 दिनों में आपका जो सिलेबस है बेसिक टू मॉडर्न लेवल का, वो आप इजिली कवर अप कर लोगे। इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, कंप्यूटर आपको ऑलरेडी आता है, रीजनिंग आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत आती है, तो ये वो चीजें हैं जिसे आप 1-2 हफ्ते में खत्म कर दोगे आराम से, ठीक है। जो चीजें आपको नहीं आती आप उनको 20 से 25 दिन दीजिए, और सिर्फ बेसिक टू मॉडर्न लेवल का पढ़िए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इन 30 दिनों में बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें, ना कि किसी सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के बहुत ज्यादा कर जाएं, ठीक है। क्योंकि मार्क्स हमेशा इक्वल होंगे सभी कंपोनेंट में से। ऑलराइट, तो ये बेसिकली थी स्ट्रेटेजी आप सबके लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, लाइक करना, ओके। और अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और सबसे उससे पहले आप एक काम करिए, ऐप इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे फ्री टेस्ट और करंट अफेयर हम अपडेट कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।